हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5 बुक नंबर 1 एक्सरसाइज 5.8 को इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एक्सरसाइज 5.8 को करने के लिए बच्चों आपको दो थ्योरम्स आनी चाहिए, रोल्स थ्योरम और एमवीटी, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी भी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम्स अगर आपको नहीं आती हैं तो जाइए नीचे कॉमेंट मैंने पिन किया हुआ है बच्चों। ठीक है, उस पिन कमेंट को देखिए, वहां पर आपको इस चैप्टर का लिंक मिलेगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, उस पर आप क्लिक करिएगा तो 5.8 से पहले वाला जो वीडियो है, ठीक है, थंबनेल पे आपको दिख जाएगा रोल्स थ्योरम्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम, उसको आप कंप्लीट करिए अच्छी तरीके से, तब ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। और जो बच्चे पुराने हैं जिन्होंने पढ़ रखा है तो वो इसको ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ आपको कि रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी यानी कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता था। देखिए, रोल्स थ्योरम कहता था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल a, b से मैप कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर पे, ठीक है, तो रोल्स थ्योरम तब वेरीफाई होती थी कब, इसकी तीन कंडीशंस होती थी। अगर f कॉन्टिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल में, दूसरी कंडीशन है कि f डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a, b में, और तीसरी कंडीशन थी कि f ऑफ a और f ऑफ b कोइंसाइड करना चाहिए, यानी कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट a पे और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट b पे इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती थी तो रोल्स थ्योरम का जो रिजल्ट आता था वो क्या आता था कि देयर एग्जिस्ट अ c, कोई रियल नंबर c इस ओपन इंटरवल में इस तरीके से एग्जिस्ट करता था कि f डैश ऑफ c इज इक्वल टू क्या होता था, 0, यानी कि इस पॉइंट c पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व कितना होता था, 0 होता था। फिर एलएमवीटी क्या कहता था, एलएमवीटी भी कहता था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल a, b से मैप कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, फर्स्ट टू कंडीशंस तो रोल्स थ्योरम वाली रहती थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, और जो तीसरी जो इसका रिजल्ट आता था रोल्स थ्योरम का, रोल्स का कह रहा हूँ, मीन वैल्यू थ्योरम का जो रिजल्ट आता था वो कुछ इस तरीके से आता था। आप मीन वैल्यू थ्योरम में हमेशा देखोगे कि f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b, ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाता था, यानी कि f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b जब होता था तब हम एमवीटी लगाते थे। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आता था कि इस ओपन इंटरवल a, b में एक c ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता होगा सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने ग्राफ बनाया था ये स्लोप ऑफ द सेकेंड होता था और ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट c। ओके, तो ये कुछ रिवीजन हमने किया, ठीक है, ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। अब देखिए यहाँ कुछ लैंग्वेज हमने लिख के रखी हुई है। लैंग्वेज इसलिए लिख के रखी हुई बच्चों, देखिए जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे रोल्स थ्योरम का या एमवीटी का, लैंग्वेज ही वहाँ पे आपकी चेक करी जाती है। ठीक है, बाकी है तो इसमें कुछ भी नहीं, तो लैंग्वेज मैंने पहले लिख ली, ऐसे ही आप कॉपी करिएगा जैसे से मैं आपको बताता जाऊँगा। लैंग्वेज लिखने की आदत डालिए, ठीक है, नहीं तो फिर मार्क्स कटते हैं आपके, फिर बोलते हो कि मैं तो अटेम्प्ट करके आया था और मुझे मार्क्स नहीं मिले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -4 to 2। तो ये आपको इंटरवल दिया हुआ है, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -4, और b की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2। करेक्ट। अब देखिए, सबसे पहले रोल्स थ्योरम आपको वेरीफाई करनी है। ओके, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए जो मैप कर रहा हो क्लोज इंटरवल से सेट ऑफ रियल नंबर, और चेक करो इसको। ठीक है, ये बिल्कुल इसकी जो डोमेन है वो ये रही है क्लोज इंटरवल, और इसका जो रेंज होगा, ठीक है, इसका जो रेंज होगा ऑब्वियसली वो कैपिटल R का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो उसकी आपको ज़्यादा डोमेन रेंज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले ये दो कंडीशंस हम चेक करते हैं। चेक करिए कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन आपको गिवन है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल -4 से 2 में, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यस, चेक करिए, ये फंक्शन बच्चों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चेक करिए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और हमने पढ़ा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है अपनी डोमेन में। करेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमने यही बात बोली क्या कि द गिवन फंक्शन f ऑफ x बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, कारण क्या है कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस क्लोज इंटरवल। तो ये वाली बात हमने कर दी, तो ये वाली बात तो हो गई फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि क्या ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल, कौन से ओपन इंटरवल, यहाँ पे हम ओपन कर देंगे एंड पॉइंट पे, मतलब एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन ओपन इंटरवल -4, 2 में डिफरेंशिएबल है। यस, तो जवाब है ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि देखिए इतना एक्सपीरियंस तो हमको हो गया है। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इस ओपन इंटरवल में हर एक पॉइंट पे हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हैं, यानी कि हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और फिर भी आप चेक कर सकते हो अगर आप f डैश ऑफ x निकाल लो यहाँ पर, ठीक है, तो f डैश ऑफ x स्टूडेंट अगर आप निकाल लो, ठीक है, अभी हम निकाल के आपको दिखाएंगे। चलिए हम निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए f डैश ऑफ x अगर हम निकाल लें तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का होता है 2x और प्लस
2x का हो जाएगा 2 और 8 का हो गया 0। अब आप मुझे बताइए कि ये जो डेरिवेटिव आपने निकाला है, ठीक है, 2x प्लस 2 जो आया है, इसमें 2x प्लस 2में आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, मतलब x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल दिस, -4 से 2 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू रखो, ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ये हमेशा डिफाइंड है, यानी कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन दिस ओपन इंटरवल, करेक्ट। तो ये बात हमने लिखी एंड इट इज डिफरेंशिएबल इन दिस ओपन इंटरवल। तो ये दोनों बातें तो हमारी हो गई। अब तीसरी बात क्या कि f ऑफ a और f ऑफ b कोइंसाइड करना चाहिए, यानी कि हम पहले फाइंड करेंगे क्या, f ऑफ a कितना है आपका -4, तो f ऑफ -4 हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लैंग्वेज लिखेंगे एग्जाम में जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, f ऑफ -4। चलिए करते हैं, f ऑफ -4 कैसे करोगे, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ -4 रख दो, तो x की जगह -4 रखो, तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -4 और -8। सॉल्व करते हैं, -4 का स्क्वायर 16 होता है, सभी बच्चों को पता है, प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे -8, ये 0 आ गया क्योंकि -8 -16 और प्लस 16, तो ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। नाउ अब हम निकालते हैं, ये f ऑफ a निकाला हमने, अब हम f ऑफ b निकालते हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, 2 है, ओके। तो f ऑफ 2 निकालते हैं, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हमारा 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 इंटू 2, एक्स की जगह 2 रखो ना, 2 2 4 हो जाएगा और -8, देखो 4 प्लस 4 8 और -8, आंसर आ गया 0। इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ -4 इज इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ 2, क्यों, क्योंकि f ऑफ -4 भी 0 आया था, f ऑफ 2 भी क्या आया था 0, तो दोनों ही आपस में इक्वल है, ठीक। तो इसलिए देखिए यहाँ पर दिस इंप्लाइज करके हम फिर से एक लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज लिखना है बच्चों एग्जाम में बहुत जरूरी है। हम क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट -4, देखिए द वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट -4 एंड एट 2 कोइंसाइड्स मतलब इनकी वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। अब इतनी बात करने के बाद, मतलब ये तीसरी बात भी आपने बिल्कुल सही दिखा दी, ठीक, कि f ऑफ a f ऑफ b कोइंसाइड कर रहे हैं, इनकी वैल्यू सेम है, ठीक। अब देखिए वहां पे थ्योरम में वो क्या कहता था देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल a कॉमा b सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो यही बात हमने यहाँ पे लिख दी, देखिए क्या कि रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट देयर इज अ पॉइंट c, कोई पॉइंट c है जो इस ओपन इंटरवल में आएगा, इस क्लोज नहीं ओपन इंटरवल में आएगा, -4 to 2, यानी -4 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है, सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। ऐसा करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, जो कि आपने पहले ही निकाल रखा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। f डैश ऑफ x यहाँ पे आपको निकालना है 2x प्लस 2, ये आपका फंक्शन का डेरिवेटिव आया था, ठीक है। अब अभी तो आपने बोला था क्या कि कोई c बिलोंग करता है इस ओपन इंटरवल में, सच दैट कि f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 हो जाए, और ये c क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए, ये c एक रियल नंबर, ऑब्वियसली -4 और 2 के बीच में रियल नंबर ही आएगा। तो आइए जरा चेक करते हैं, हमने जो c माना था उस c को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, मतलब f डैश ऑफ c, तो ये f डैश ऑफ c कितना होना चाहिए, 0, ठीक। f डैश ऑफ c का मतलब क्या भाई, ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव आया है इसमें आप x की जगह c पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आइए पुट करते हैं यहाँ पे f डैश ऑफ c का मतलब समझ रहे हो ना, f डैश ऑफ c का मतलब यहाँ x की जगह c पुट करो, तो 2c और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और चेक करो इस f डैश ऑफ c को उठा के हमने 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे, तो निकाल लोगे यहाँ से, क्या आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू -2 पहले राइट में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड, तो c की वैल्यू जो आ गई वो -1 आ गई, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो c इज इक्वल्स टू -1 आया है, ठीक है, तो -1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, इस -4, 2 वाले ओपन इंटरवल को कर रहा है कि नहीं। नंबर लाइन आपने पढ़ी, अरे -4, ये देखो ना, -4 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ कहीं 0 आएगा, ठीक, और यहाँ कहीं क्या आएगा 1 और यहाँ कहीं 2 आएगा, तो चेक करो -4 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ कहीं -1 आएगा। यही तो बात हम कर रहे हैं कि जो c की वैल्यू आई है ये -4 और 2 ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो यही रोल्स थ्योरम बोलता था, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई बस, ठीक है। तो फाइनली हमने लिखा कि भाई c इज इक्वल्स टू -1 एंड -1 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -4 to 2, ठीक है। ये जो -1 आया है ये इस ओपन इंटरवल को बिलोंग भी करना चाहिए, ठीक है, कर रहा है। फिर हम फाइनली क्या लिखेंगे, हेंस रोल थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन। तो ऐसे करके आपको लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज का सारा खेल है बच्चों, ओके। तो लैंग्वेज पे प्लीज आप फोकस करिएगा। तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 पहले सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट 2 पार्ट 3। एक्चुअल में बच्चों पार्ट 1 मैंने सॉल्व किया था बट साउंड नहीं आया, तो मुझे भी काफ़ी तकलीफ हुई थी, बिकॉज बहुत मेहनत से समझाना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, फिर से करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 6 को हम साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखोगे आप तो वो कंटिन्यूटी में होगा जो पिछला हमने आपको कराया था, मतलब समझ जाओगे आप खुद ही। ये मैं बीच में वीडियो जोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन की स्पेशली। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2
का पार्ट 1 लेते हैं पहले, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम 6 भी करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप अपनी बुक में पढ़ सकते हो, कह रहा है एग्जामिन इफ रोलिस थ्योरम इज या रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल थ्योरम फॉर फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से आपको क्या बताना है, उसमें आपको रोल्स थ्योरम चेक करना है कि भाई एग्जामिन करना है कि वेरीफाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और दूसरा काम ये करना है कि क्या रोल्स थ्योरम का रिवर्स प्रोसेस ट्रू है, इस एग्जांपल को देखते हुए बताना है। मैं समझा रहा हूँ इसका क्या मतलब है, ये जो लिखा हुआ है ना, कैन यू से समथिंग अबाउट द रिवर्स ऑफ द रोल्स थ्योरम, ये बात अभी मैं आपको समझाऊंगा, रुक जाइए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 खोल लीजिए अपनी आप बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स आपको बोलता है, वो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार आपको यहाँ पर, कह रहा है एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन अबव क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जितने भी फंक्शन दिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उसके लिए आपको चेक करना है कि एमवीटी एप्लीकेबल है कि नहीं है। ओके, तो देखिए सबसे पहला पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। तो फंक्शन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये कि अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर एफ ऑफ 0 पुट करते हैं, पहले आप फंक्शन समझ लीजिए जिन बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 0, मतलब अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू अगर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर आता है, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ रखा क्या 0.1 रखा, ठीक है, तो 0.1 से लेस इंटीजर जो होगा वो आएगा आउटपुट में, मतलब 0.1 से लेस इंटीजर क्या होता है, 0 होता है, पता है ना, नंबर लाइन पे 0.1 से लेस इंटीजर क्या होता है, 0, इंटीजर क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब -1, -2, -6, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने रखा 2.5, ओके, तो क्या 2.5 एक इंटीजर है, तो जवाब है नहीं, 2.5 एक इंटीजर नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 2.5, मतलब 2.5 से लेस देन या 2.5 के इक्वल इंटीजर, तो 2.5 खुद तो इंटीजर है नहीं, तो 2.5 से लेस इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए हेलो, हाँ जी बताइए। अच्छा कोई बात नहीं। कहाँ पे, घर पे आके? ये छोटे बच्चों को? अच्छा चल मैं बताता हूँ, अभी मैं एक थोड़ा क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ बताता हूँ, मैं आपको फ़ोन करता हूँ अभी, ठीक है, ओके। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ बनाएंगे आप, ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इस ग्राफ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का ग्राफ बनाइए। तो इस ग्राफ को अगर आप बनाओगे तो आपको इंटरवल क्या दे रखा है, 5 to 9, ओके। तो अब यहाँ 1 2 3 4 से मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधे 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज सिर्फ मुझे थोड़ा सा ग्राफ आपको दिखाना है। अगर 1 2 3 4 5 सभी नंबर्स दिखाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इतना जगह नहीं है। 5 6 7 8 और 9, ओके, और यहाँ हो जाएगा क्या 5 6, ओके, और 7 8 और यहाँ कहीं 9, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये बात हमने क्या करी हुई, ये भी हम आपको नोट यहाँ जो लिखा हुआ है वो बाद में दिखा देंगे। इसको देखिए, अगर हम इनपुट 5 दें यानी कि f ऑफ 5, तो कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 खुद ही एक इंटीजर है, तो 5 पे आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अगर हम यहाँ 5 की जगह 5.1 रखें तो 5.1 से लेस देन इंटीजर 5, यानी कि 5.1 पे भी आंसर क्या आ जाएगा 5, 5.2 पे भी आंसर 5, 5.3 पे भी आंसर 5, 5.4, ऐसे करते करते 5.9 तक आंसर 5 आता जाएगा। तो x की वैल्यू अगर आप बढ़ाते जाओगे यहाँ पे तो हर बार आपको क्या मिलने वाला है, हर बार आपको 5 मिलने वाला है। जैसे ही 6 रखोगे, f ऑफ
6, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6 खुद ही एक इंटीजर है, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि जैसे आप 6 पे पहुंचोगे तो आउटपुट आपका 5 नहीं आएगा, मतलब आंसर आपका 5 नहीं आएगा, तो यहाँ हम ओपन कर देंगे, यानी कि 6 पे 5 नहीं आएगा, इसलिए 5 के सामने ओपन कर दिया और क्या आएगा 6 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। 6 पे क्या आएगा 6 आएगा। अब 6.1, 6.2, 6.3 अगर आप रखोगे तो आपको हर बार क्या मिलेगा 6 मिलेगा, यानी कि 6.9 तक आपको 6 मिलेगा। और जैसे ही 7 की बारी आएगी तो 7 पे 6 नहीं मिलेगा, 7 पे आपको क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। 7.1, 7.2, 7.3 जब आप वैल्यू रखोगे तो हर बार आपको 7 मिलेगा, और 7.9 तक आपको 7 मिलेगा। जैसे ही 8 आएगा तो 8 पे ओपन कर देंगे और यहाँ पे 8 पे क्लोज कर देंगे, यानी कि 8 पे आपको 8 मिल जाएगा। फिर 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 पे आपको 8 मिलेगा हर बार, और जैसे ही 9 पे पहुँचोगे तो 9 पे हम ओपन करना है, 9 पे आपको 8 नहीं मिलेगा, 9 पे आपको 9 मिल जाएगा। तो ये ग्राफ बन के आ रहा है। तो इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो डिसकंटिन्यूअस है। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें मार्कर उठाना पड़ रहा है बार बार, है ना, क्योंकि देखिए 5 से लेके 5.9 तक तो ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब 5.9 का मतलब आप समझो जरा भावनाओं को, 6 के काफ़ी क्लोज हम पहुंच गए, 5.999 तक ये कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद ब्रेक हो गया, जैसे हम 6 पे पहुंचे में जंप करना पड़ा, 6 पे 6 आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, ठीक है। तो क्लियरली पहली बात हम क्या लिखेंगे, क्लियरली फंक्शन f of x is equals to greatest integer of x is not continuous on the closed interval 5,9 5,9 पे ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। और देखिए रोल्स थ्योरम आप वेरीफाई नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जब फंक्शन ही कॉन्टिन्यूस नहीं है, रोल्स थ्योरम का आपको 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए था। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a, b में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a, b में, f of a is equals to f of b होना चाहिए ना, तब कोई सी इस तरीके से एग्जिस्ट करता था कि f dash of c is equals to क्या हो जाए 0 आ जाए। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि ये कॉन्टिन्यूस तो हुआ नहीं, यानी कि पहला पॉइंट यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक। तो यहीं पे अगर आप चाहो तो आप बोल दो कि भी रोल्स थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। फिर भी आप तीनों पॉइंट करके दिखाएंगे, यानी कि आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे। अब आप यहाँ से क्लियर चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्लियर चेक करिए कि क्या ये ओपन इंटरवल 5 to 9 में डिफरेंशिएबल है, जवाब है नहीं। देखो अब ये डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, मान लीजिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई कर्व है ऐसे, ठीक। हमने बोला कि ओपन इंटरवल a से b में आप चेक करो ये डिफरेंशिएबल है, यस डिफरेंशिएबल है का मतलब ये होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट आप वहाँ निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। यानी कि अगर हम x की वैल्यू इतनी लें यहाँ कुछ, तो देखिए हमने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया और टेंजेंट का स्लोप हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू अगर इतनी है तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। अगर x की वैल्यू इतनी है तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक। यानी कि ये इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है फंक्शन, ठीक है। अच्छा, जब कर्व ऐसे आया, किसी फंक्शन का f of x का कर्व ऐसे आया, तो हर एक पॉइंट पर आप टेंजेंट निकाल पा रहे थे और टेंजेंट का आप स्लोप भी निकाल लोगे, ठीक। यानी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था ओपन इंटरवल में, जो मैंने आपको दिखाया। इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन का जो ग्राफ है इतने पोर्शन में देखो, 5 से लेके ओपन इंटरवल 6 तक, ये एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आ रहा है छोटा सा, ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट है भाई, क्या ये कर्व नहीं है, मतलब कर्व का मतलब क्या ये ग्राफ नहीं, ये भी तो किसी फंक्शन का ग्राफ है। किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, ये भी तो किसका? किसी फंक्शन का ग्राफ है। और ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या हुआ, अगर आप स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो उसी के अलॉन्ग आ जाएगी। ये देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसी के अलॉन्ग आ जाएगी। तो सुनो, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, मतलब x की वैल्यू आपने 5.1 ली, तो 5.1 पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया वो इस एक्सिस के ही मतलब इस कर्व के ही अलॉन्ग हो गया, इस कर्व के ही अलॉन्ग हो गया। इसको जो कर्व का छोटा सा लाइन सेगमेंट है इसको इसके अलॉन्ग है, इसको कोइंसाइड करते हुए जाता है, इससे लग के होके जाता है। और क्लियरली देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है, यानी कि जो हमारा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं इंटरवल की बात कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक। देखो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक कहाँ करनी है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है ओपन इंटरवल a, b में। यानी कि आपको जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी वो चेक करनी पड़ेगी, आपको जो डिफरेंशिएबिलिटी स्टूडेंट चेक करनी पड़ेगी ओपन इंटरवल 5,9 में, ठीक। तो 5,9 तक आपको बहुत सारे छोटे छोटे इंटरवल्स मिल रहे हैं। कैसे? ध्यान से चेक करो, ओपन इंटरवल 5,6। अब देखो 6 भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 पे आंसर हमारा क्या आ रहा है, 6 पे क्लोज नहीं है, 6 पे ओपन है, क्योंकि 6 पे फंक्शन ब्रेक हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल आप ले सकते हो 6 से लेके 7 तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंटरवल ले सकते हो आप 7 से लेके 8 तक, नेक्स्ट इंटरवल ले सकते हो आप 8 से लेके 9 तक। तो हर एक इंटरवल में, ध्यान से चेक करो, इतने इंटरवल में आप हर एक पॉइंट पे 5.1, 5.2, 5.3 पे आप एक टेंजेंट बना पा रहे हो। और इस टेंजेंट का क्या, इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, 0, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल। आप देखो 6 से 7 के बीच में चेक करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे आएगा, इस ग्राफ पे इस पॉइंट टेंजेंट ऐसे आएगा, मतलब इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा जो इस लाइन के अलॉन्ग
ये ग्राफ बना हुआ है, बात समझ रहे हो, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी टेंजेंट, यानी कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना होगा, 0, और टेंजेंट का स्लोप 0 होने का मतलब क्या है कि एफ डैश ऑफ सी क्या है, 0 है। एफ डैश ऑफ सी 0 मिल गया आपको, कौन कौन से, ये वाले इंटरवल में, इसमें, 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 तो हर एक इंटरवल में, हर एक इंटरवल में, यानी कि C बिलोंग्स टू व्हाट, C बिलोंग्स टू दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल। तो इस एंटायर इंटरवल में जो आपको दिख रहा है 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, यानी कि आपको बहुत सारे C ऐसे मिल रहे हैं जहां पर एफ डैश ऑफ C कितना है आपका, 0 है। ठीक है, तो बात समझिए। लेकिन बच्चों ध्यान से यहाँ पे ये चेक करिए, 6 पे मैंने यहाँ ओपन किया है, क्यों ओपन किया है, देखो 5 और 9 पे तो ओपन करना ही है, क्यों, क्योंकि आपको जो एंटायर इंटरवल दिया था वो क्लोज इंटरवल 5 to 9 था, और एंड पॉइंट्स पे हम डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक करते हैं, आपको पता है रोल्स थ्योरम में हम ओपन इंटरवल में चेक करते हैं। लेकिन इस ओपन इंटरवल में भी बहुत सारे सब इंटरवल्स हैं, 5 से 6, 6 से 7, 6, 7 से 8, तो ये जो 6 वाला पॉइंट हमने इंक्लूड इसलिए नहीं किया है बच्चों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, 6 पे हमारा जो आउटपुट है वो 6 आ रहा है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 6 पे 6 है, तो ये वाले एंड पॉइंट पे क्या आप बोल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जवाब है नहीं। फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का ये मतलब है कि आप क्या इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकाल सकते हैं, नहीं। इस पॉइंट पे ध्यान से चेक करो, x = 6 पे आपको फंक्शन की वैल्यू ये मिल रही है, और यहाँ पे तो भैया बहुत सारे टेंजेंट पास हो सकते हैं एंड पॉइंट से, मतलब एंड पॉइंट को कितनी लाइंस टच करके जा रही है कोई नहीं बता सकता है, इसलिए तो हम कहते हैं कि एंड पॉइंट पे, ये वाले एंड पॉइंट x = 6 पे जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही 6 आ रही, तो यहाँ पे आप टेंजेंट ही जब नहीं ड्रॉ कर सकते तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहाँ निकालोगे, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव कहाँ निकाल पाओगे, तो इसीलिए हमने 6 को क्या कर दिया ओपन, कि भैया 6 पे हम ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाइए 8 ये देखिए 7 पे फंक्शन की वैल्यू 7 है, तो ये एंड पॉइंट पे तो बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट ऐसे जा सकता है जिसको टच करके जाएगा, दूसरा बंदा आएगा कहेगा भैया टेंजेंट ऐसे जा रहा है, तीसरा बंदा आएगा कहेगा कि टेंजेंट क्या होता है जो टच करके जाए, ऐसे जाएगा, कोई आएगा कहेगा नहीं इस पॉइंट पे तो टेंजेंट इसी के अलोंग आ रहा है। ठीक है, तो एंड पॉइंट पे आप टेंजेंट ही नहीं ड्रॉ कर पाओगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहाँ से निकालोगे, बात समझ में आई कि नहीं है, इसलिए हमने यहाँ एंड पॉइंट्स पे ओपन किया हुआ है, 6 पे ओपन, 7 पे ओपन, 7 पे ओपन, 8 पे ओपन, तो इस तरीके से बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन आप ध्यान से चेक करो, 6 पे नहीं डिफरेंशिएबल है, 6 पे नहीं है, 8 पे नहीं है, 8 पे नहीं है, 9 और 5 पे तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन 5 और 6 के बीच में डिफरेंशिएबल है, यानी कि 5 और 6 के बीच में आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। चेक करिए 5 से 6 के बीच में आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर एफ डैश ऑफ सी क्या होता है, 0 होता है, मतलब C बिलोंग्स टू दिस एंटायर इंटरवल 5,6 यूनियन 6,7 यूनियन 7,8 यूनियन 8,9। ओके, अब सुनो, तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया इन ओपन इंटरवल 5,9। अब देखिए ये तो हमने आपको बताया किससे, ये तो हमने आपको बताया ग्राफ देख के, लेकिन एग्जाम में आप मैथमेटिक्स सॉल्व करें वहां तो आपको चैप्टर 5 में ही हमने पढ़ाया था डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का रूल, तो ये वाला नोट याद करिए, एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट C इन इट्स डोमेन इफ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट। मतलब ऐसा कुछ जब होता था, याद करिए कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, मतलब 0 के लेफ्ट से आ रहे हो आप, f(c+h माइनस f(c)/h इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल हो जाए, लिमिट h अप्रोच टू 0+h f(c+h माइनस f(c)/h। अब मान लो एग्जाम में ये आपको नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप ग्राफ बना के लिख दीजिए कि भाई दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल 5,9। लेकिन तरीका ये है कि हम फॉर्मूला लगा के दिखाएं कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी तो ये फंक्शन ओपन इंटरवल 5,9 में डिफरेंशिएबल नहीं है, इस चीज़ को हम कैसे दिखाएंगे ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक, तो अब मैं यहाँ करने जा रहा हूँ इसको। अभी तक तो मैंने आपको किससे बता दिया, अभी तक तो मैंने आपको ग्राफ से बताया। ठीक है, अब मैं चेक करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से चेक करिए। अब यहाँ भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, अब देखो f(c+h) का क्या मतलब हो जाएगा बताता हूँ, f(c+h माइनस f(c) डिवाइडेड बाय h, इसका क्या मतलब होता है, देखो सुनो, f(x) आपको कितना दिया था उन्होंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f, तो f(c+h) कितना हो जाएगा, f(c+h) हो जाएगा आपका क्या, x की जगह c+h रख दो। अब c+h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो सुनो मेरी बात, तुम 0 के लेफ्ट से आ रहे हो और 0 के लेफ्ट में h अप्रोचेस टू व्हाट 0 माइनस, मतलब समझो h क्या होता था, बहुत छोटा सा नंबर, और 0 से लेस होगा तो नेगेटिव होगा, मतलब h का वैल्यू नेगेटिव है। तो खुद दिमाग लगाओ क्या कि मान लो मैं c की वैल्यू, c कोई इंटीजर है, यहाँ c क्या है, कोई इंटीजर है, और c बिलोंग कर रहा है कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल 5,9 में। सपोज हमने कोई c चूज किया इस ओपन इंटरवल 5,9 में, तो स्टूडेंट्स सोचिए अगर h की वैल्यू मान लीजिए हो गई -0.0001 इतनी हो गई, ठीक,
तो जब आप और c कुछ भी ले लो, 5 और 9 के बीच में c ले लो, लेट अस से c की वैल्यू हमने 6 ली, तो क्या हो जाएगा f ऑफ 6 प्लस h की वैल्यू कितनी है -0.0001, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c की वैल्यू 6 और प्लस -0.0001। h बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है, लिमिट लगा के आए हो यार क्लास 11 में, इतना पता होगा। अब देखो 6 और प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, 6 में से अगर आप ये माइनस करोगे, ध्यान से मेरी बात सुनना, 6 में से अगर आप ये माइनस करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट अरे कुछ ऐसा आएगा ना, 5.999 टाइप का ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, अरे कर लो ना यार, 6.000123 और इसमें से हमको माइनस करना है क्या 0.0001 कर लो, 10 - 1 9 और यहाँ क्या आ जाएगा 9 और 5.999 आएगा, तो 5.999 ऐसा आ गया और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 5.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या 5.99 तो इंटीजर है नहीं, तो उससे लेस देन इंटीजर 5 हो जाएगा। यानी कि सुनो, अगर तुम c जितना चूज करते हो तो जब तुम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालोगे तो आंसर c से एक कम आएगा, ध्यान से चेक करो, आंसर c से एक कम आएगा। अगर c तुमने कितना चूज किया था 6, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा 5 का मतलब क्या होता है 5 का मतलब 6 - 1 ही तो होता है। तो सुनो, अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हो और f ऑफ c प्लस h निकालोगे तो c से एक कम आएगा, यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस h होगा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में, वो आंसर आएगा हमारा क्या c - 1। भाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो c - 1 ही तो आएगा, देखो ना 6 - 1 आएगा, ठीक। तो यहाँ मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, जब इतनी बार मैं बता चुका हूँ, इसके पहले भी इतना टाइम इसमें कंज्यूम होता है बच्चों, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, प्लीज़ आप चैप्टर शुरू से देखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका c - 1, ठीक है। और माइनस f ऑफ c का क्या मतलब है, f ऑफ c का क्या मतलब है, f ऑफ c का ये मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c, और अभी हमने क्या बताया था कि c कोई इंटीजर है 5 से 9 के बीच में, ठीक है। c कोई इंटीजर है 5 से 9 के बीच में, अब वो इंटीजर 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो यहाँ पे इंटीजर रखोगे तो इंटीजर ही तो मिलेगा, यानी कि f ऑफ c कितना हो जाएगा c और अपॉन में h, और लिमिट लगी हुई है क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू व्हाट 0 - c से c गया, और आपका आ गया कितना, आपका आ गया यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेस टू व्हाट 0 ओके, और -1/h। अब देखो ये तो सब लोग कर लेते हैं, अब यहाँ आपको और सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो h की वैल्यू आपको 0 रखनी पड़ेगी जब लिमिट लगाओगे, तो -1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये आ गया आपका नॉट डिफाइंड, इतना तो पता होगा, -1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक। तो जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो नॉट डिफाइंड आ गई। अब हम निकालते हैं क्या राइट हैंड साइड लिमिट, ओके। तो राइट हैंड साइड लिमिट हम आपको यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। तो राइट हैंड साइड लिमिट यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस क्या हो जाएगा f ऑफ c प्लस h और माइनस f ऑफ c और डिवाइडेड बाय h। अब देखिए, अब f ऑफ c प्लस h कितना हो जाएगा, ठीक है। f ऑफ c प्लस h का मतलब, अब सुनो, अब h क्या होगा आपका पॉजिटिव नंबर होगा, क्यों, क्योंकि आप 0 के राइट हैंड साइड से आ रहे हो, ठीक है। राइट हैंड साइड लिमिट है तो h की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो सोचो, अगर हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते 6 प्लस h की वैल्यू प्लस 0.001, तो 6 प्लस 0.001 क्या जाता हमारा, यहाँ आ जाता हमारा 6.0001। और सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.001, ये तो इंटीजर है नहीं, तो इससे लेस देन इंटीजर 6 होगा, यानी कि आंसर हमारा क्या आता, आंसर हमारा 6 आ जाता, यानी कि जो वैल्यू आपने रखी थी c की c वही आ जाएगा। तो यहाँ पर f ऑफ c प्लस h कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, और माइनस f ऑफ c तो c होगा ही, और अपॉन में h, और लिमिट h अप्रोचेस टू व्हाट 0 प्लस। अब देखिए c माइनस c ऊपर हो गया 0 बाय h, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस h इज इक्वल टू 0/h क्या होता है 0, और 0 पे लिमिट लगेगी नहीं, आंसर आ गया 0। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं क्या चल रहा है, भाई सही चल रहा है और यही चलेगा। अगर आपने 11th क्लास में फील नहीं किया, पता है मैंने 11th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के कितने वीडियो किए बच्चों, मैंने किए हैं शायद कितने 62 तो शायद लिमिट्स के वीडियो हैं, और उसके बाद 42 या 43 वीडियोस डेरिवेटिव्स के किए हुए हैं, बट किसी ने देखा नहीं। अब क्या कर सकते हैं, नहीं देखा तो आप जाके देखोगे, और उसके नीचे गंदे गंदे कमेंट आ गए पार्ट 1 में कि साइंस पढ़ा रहे हो, कि फिजिक्स पढ़ा रहे हो, कि मैथ्स पढ़ा रहे हो। जब बच्चों की इतनी समझ नहीं है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। अच्छा, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी और पूरे साल के बाद उन्होंने कमेंट भी किया उसको जब पढ़ा अच्छे से कि भाई मेरा बहुत अच्छा कैलकुलस का बेस कंप्लीट हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, बच्चों को शॉर्ट में चाहिए होता है। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे 10-10 मिनट में लोग लिमिट पढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आपकी कितनी आ गई इन्फिनिटी, और राइट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई आपकी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट,
राइट हैंड साइड लिमिट। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि दिस इज, यहाँ पे कर दीजिएगा नॉट इक्वल्स टू दिस, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर ये इसके इक्वल आ जाता, मतलब ये भी इन्फिनिटी वो भी इन्फिनिटी है, या वो जीरो है तो ये भी जीरो है, अगर इक्वल आ जाते लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट की, तो हम बोलते कि फंक्शन इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो अभी ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल किसमें, ओपन इंटरवल 5 to 9 में डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीके से हमने दिखाया कि भाई ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक, अभी भी आप बोल सकते हो कि रोल्स थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई नहीं होगी, बट अगर आप थर्ड वाला भी चेक कर लो तो कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए एफ ऑफ ए क्या है यहाँ, ए क्या है यहाँ 5a है और b क्या है 9। ओके, 5 a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 9। ठीक है, तो f ऑफ 5 अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, f ऑफ 5 का मतलब व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 होता है। इसी तरीके से f ऑफ 9 अगर आप निकालोगे मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9, क्योंकि फंक्शन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 9 पुट कर देंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9 होता है। अब आप क्लियरली देख लो f ऑफ 5 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ 9। तो तीसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। ओके, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तीनों ही कंडीशन हम लिखेंगे ऑल ऑफ द, ये लैंग्वेज भी मैंने पहले लिखवाई थी, इस बार नहीं लिखवाई। ओके, तो लैंग्वेज फाइलिंग हम लिखेंगे, इट इज ऑब्जर्व दैट the function f does not satisfy all the conditions of the hypothesis of Rolle's theorem. Okay, that's why Rolle's theorem is not applicable here. चलो, अब Rolle's theorem तो applicable नहीं हुई। अब मेरी बात सुनो, वो कहता था कि कैन यू से समथिंग अबाउट द रिवर्स ऑफ रोल्स थ्योरम। रिवर्स ऑफ रोल्स थ्योरम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, रिवर्स ऑफ रोल्स थ्योरम का ये मतलब होता है कि रोल्स थ्योरम का जो रिजल्ट आता है ना, क्या कि f डैश c इज इक्वल्स टू व्हाट 0, मतलब कोई c इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करता हो सच दैट कि f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो क्या ऐसा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। सुनो, रोल्स थ्योरम जब वेरीफाई करनी होती है तो आप उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो, f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b। जब ये तीनों सेटिस्फाई हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट ये आता है कि भाई कोई c ऐसा एग्जिस्ट करता होगा इस ओपन इंटरवल में कि f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो ये होता है। लेकिन क्या रिवर्स ट्रू है, मतलब कि अगर आपको दिए गए ओपन इंटरवल में, यानी कि 5 से 9 में, इस 5 से 9 में दिए गए ओपन इंटरवल 5 से 9 में कोई सी ऐसा मिल जाए कि f डैश ऑफ x क्या हो जाए, f डैश ऑफ c क्या हो जाए 0, तो क्या ज़रूरी है कि अगर ऐसा हो जाए तो आप इस डायरेक्शन से यहाँ जाओगे, मतलब ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b होगा, तो क्या ऐसा ज़रूरी, तो जवाब है नहीं। ध्यान से चेक करिए, अभी तो मैंने आपको बताया था क्या कि यहाँ पर 5 से 6 के बीच में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर f डैश ऑफ c कितना है 0, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर 6 और 7 के बीच में भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये वाला ये वाला ये वाला इनफिनिट पॉइंट्स हैं, जहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता क्या है, f डैश ऑफ c ही तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। यानी कि इस बार हमारे पास बहुत सारे c ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं 5 और 9 के बीच में, जिसके लिए f डैश ऑफ c कितना है हमारे पास 0। बट अभी तो दिखाया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ओपन इंटरवल 5,9 में, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्लोज इंटरवल 5,9 में, और f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b। तो सुनो, इसका मतलब हम बोलेंगे कि फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस वी सी दैट देयर आर मैनी पॉइंट्स इन द ओपन इंटरवल 5,9 फॉर विच f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू 0, बट the function is not differentiable on the open interval 5,9, the function is not continuous on the closed interval 5,9, and also f of 5 is not equals to f of 9. Hence the reverse of Rolle's theorem may not be true। हो भी सकती है बट यहाँ पे नहीं हुई, बात समझ में आई। तो इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में तो हमेशा ट्रू होती है रोल्स थ्योरम, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, अगर डिफरेंशिएबल है f of a इक्वल्स टू f of b है, तो पक्का c एक ऐसा ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करता होगा कि f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 है। लेकिन अगर f डैश ऑफ c 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि दिए गए ओपन इंटरवल में दिए गए इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, क्लोज इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और f ऑफ a इज इक्वल्स टू व्हाट f ऑफ b हो जाए। तो ये बात हमने कर दी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो एक्सरसाइज 2 में जो पार्ट 1 दिया उस पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस पे क्या मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी, बताओ मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती थी, याद करो। तो एमवीटी की 2 कंडीशंस यही वाली होती थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती थी, ठीक है। और आपने अक्सर देखा था कि f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू, जब f ऑफ b आता था
तब हम MVT लगाते थे। तो यहाँ f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू, तो f ऑफ b है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान से चेक करिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो यहाँ MVT भी नहीं लग सकती है। ओके, अच्छा MVT क्या होती थी? अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। आपको याद होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में ये क्या होता था? ये स्लोप ऑफ द सेकेंड होता था और ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता था पासिंग थ्रू द पॉइंट c, f ऑफ c। ओके, तो स्टूडेंट्स MVT यहाँ लागू नहीं हो सकती है, MVT यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो फाइनल आप आंसर क्या लिखोगे? अच्छा देखिए, मान लीजिए एग्जाम में यही सिंपल क्वेश्चन आ गया कि एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ MVT, तो आप यही सब काम करोगे जो मैंने अभी किया। फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ग्राफ बना के दिखा दीजिएगा। फिर दूसरा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ, है ना, कोई नॉर्मल क्वेश्चन तो है नहीं, फंक्शन ही यहाँ पे अजीब सा है, तो पूछे जाने की संभावना भी है एग्जाम में। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट यहाँ राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो MVT यहाँ नहीं लगेगी। ओके, तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। ठीक है, कर लीजिए। पार्ट 2 लेते हैं स्टूडेंट्स। f ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इस बार क्लोज इंटरवल -2 से 2 दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको करते हैं कहाँ पर? -2 पे। ठीक है, तो f ऑफ -2 इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2। तो -2 एक इंटीजर खुद ही है, तो आंसर -2 आएगा, यानी कि -2 जब हमने x की वैल्यू रखी तो y हमको कितना मिला? -2। तो एक पॉइंट ये मिलेगा हमको। f ऑफ -1.9 अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हमने -1.9 रखी तो x यहाँ कहीं आएगा -1.9, क्योंकि ये -1 है, तो -1.2 यहाँ पे -1, -1.2, -1.3, -1.4 करते रहते हैं, यहाँ -1.9 आएगा। और -1.9 पे आंसर आपका क्या आएगा? -1.9 से लेस इंटीजर। तो -1.9 से लेस इंटीजर क्या होता है? -2 होता है। पॉइंट वाले नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, तो पता होगा आपको। तो -1.9 से लेस इंटीजर -2 होता है, यानी कि -1.9 पे -2 मिला। तो कहने का मतलब अब अगर आप -1.8 रखोगे तब भी आपको -2 मिलेगा, -1.7 पे -2 करते 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 आपको -1.1 तक, -1.1 तक आपको कितना मिलेगा? -1.1 तक, ऐसा कुछ -1.1 तक आपको -2 ही मिलेगा। और जैसे ही आप इसमें f ऑफ -1 रख देंगे तो -1 खुद ही एक इंटीजर है, तो आपको क्या मिल जाएगा? -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो -1 पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। और यहाँ पर -1 पे -2 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हम ओपन कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चलता जाएगा, और ये -1 है आपका। और नेक्स्ट, जब आप -1 के राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यू रखोगे, जैसे कि -0.9, तो f ऑफ -0.9 अगर आप रखोगे तो आंसर आपका क्या आएगा? -0.9 से लेस इंटीजर क्या होता है? -1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू ऐसे करके सब पुट कर, मतलब इधर जाओगे, जब x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, जैसे -0.9, -0.8, -0.7, तो आपको हर बार क्या मिलेगा? -1 मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 0 पे पहुँचोगे तो 0 पे आपको -1 नहीं मिलेगा, तो यहाँ हम ओपन कर देंगे। 0 पे आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि 0 एक इंटीजर है। अब आप समझ गए होगा। बाकी यहाँ का ग्राफ आपको बनाना आता है। 0.1 पे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, करेक्ट। तो 0.1 पे आपको क्या मिलेगा? 0.1 अगर आप रखोगे तो 0 से लेस देन इंटीजर क्या होता है? 0। तो 0.1 पे 0, 0.2 पे 0, 0.3 पे 0, तो करते करते, लेकिन 1 पे आपको ओपन करना पड़ेगा, 1 पे आपको 1 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से 2 पे आपको ओपन करना पड़ेगा, देखिए 1 पे आपको 1 करना पड़ेगा, 1 पे 1, और 2 पे आपको 2 मिलेगा, करेक्ट। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन के आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ नहीं समझ में आ रहा, आप केवल इतना ही बना दें एग्जाम में तो काफ़ी होगा, क्योंकि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक, तो इसको आप या तो ग्राफ से समझा दीजिए, और नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी से समझा दीजिए, मैं ऐसे भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो बट ग्राफ से हमको ये पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमको ये पता चल गया क्या, कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -2 to 2, करेक्ट। और दूसरी बात ये है कि ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। यही वही सब पुरानी बातें पुराने क्वेश्चन की लगेंगी यहाँ पर। क्यों नहीं डिफरेंशिएबल है? क्योंकि ध्यान से चेक करो, 0 से लेके 1 के बीच में तो डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जो हमारा टेंजेंट होगा, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बट एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन कौन से एंड पॉइंट पे? 1 पे नहीं है, इसी तरीके से 2 ओपन इंटरवल पे चेक करना है, तो 1 पे नहीं है, और ये -1 पे भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, इसी तरीके से ये ठीक ये 2 पॉइंट सही हैं, और 0 पे भी नहीं है डिफरेंशिएबल। फिर भी आप इसको अगर करके दिखाना चाहें तो कैसे करके दिखाएंगे? हमने क्या लिया? लेट
x इज इक्वल्स टू हमने c पुट किया, करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ c प्लस एच और माइनस एफ ऑफ c अपॉन h। अभी इसका आंसर मैंने आपको बताया था क्या आता है, ये आता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस और एफ ऑफ सी प्लस एच कितना हो जाएगा c माइनस 1 माइनस एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा c अपॉन एच, c से c कैंसिल और माइनस 1 अपॉन एच पे h की वैल्यू 0 रखोगे, लिमिट लगाओगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आ गई। फिर राइट हैंड साइड लिमिट निकालोगे आप, तो जैसे निकाली थी वैसे निकालेंगे और 0 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, एफ ऑफ सी प्लस एच कितना हो जाएगा, c हो जाएगा माइनस एफ ऑफ सी हो जाएगा अपॉन में h, c माइनस सी 0 अपॉन h पे आंसर 0 आएगा, 0 पे लिमिट लगाओगे तो 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड लिमिट, हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो फंक्शन is not differentiable in the open interval -2 to 2, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में ये बात नहीं लगाने के लिए आ रही है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ थ्योरी लिख दीजिएगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल -2 to 2। ये टीचर के ऊपर है कि वो मार्क्स देगा कि नहीं देगा, ठीक है। वैसे तो दे देना चाहिए मेरे ख्याल से, तो अगर आपने ग्राफ बना दिया दैट इज इनफ। ओके, नाउ अब क्या करें, अब तीसरी बात क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी भी चेक कर लेते हैं, चलो, ठीक है। तो एफ ऑफ ए कितना है आपका -2, तो एफ ऑफ -2 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 विच इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि -2 खुद ही एक इंटीजर है तो -2 आ जाएगा। और एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 कितना आ जाएगा 2। अब आप क्लियरली देख लो, एफ ऑफ -2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 एफ ऑफ -2 कोइंसाइड नहीं करते, इनकी वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए रोल्स थ्योरम नहीं लगेगी। अब बात करते हैं क्या इसका रिवर्स ट्रू है, तो जवाब है नहीं, इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि आप चेक करिए इस ओपन इंटरवल में -2 से 2 में, इस ओपन इंटरवल -2 से 2 में ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जहां पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 के इक्वल है, यानी कि एफ डैश ऑफ सी क्या है 0 के इक्वल है। तो ऐसा तो होता है, बट ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, और एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही है, फॉलो नहीं हो रही है, बिकॉज एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हेयर, ओके। तो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए, ओके। तो कन्वर्स इसका उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, ओके। मतलब हो भी सकता होगा कभी और कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज नॉट ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अब कर लेते हैं यहीं पे। तो पार्ट 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, एमबीटी इसमें लगेगा नहीं लगेगा, कहानी खत्म हो गई, आप चेक कर लो, कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ द एमवीटी, दैट्स व्हाई एमवीटी इज नॉट एप्लीकेबल हियर। The given function, for the given function f of x is equals to greatest integer of x for the closed interval -2 to 2। पार्ट 3 लेते हैं, f of x is equals to x square minus 1, ठीक है। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 1,2। अब आप क्लियरली देखो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा जो भी इसकी डोमेन है, ठीक है, और ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, इतना तो फील आपको आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखी हुई है, जानबूझ के मैंने थ्योरी लिखी है, बिकॉज एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इट इज एविडेंट दैट फंक्शन f being a polynomial function is continuous in the closed interval 1,2 and is differentiable in the closed interval in the open interval 1,2। तो ये दोनों बातें तो यहाँ पे ट्रू हो गई, ठीक है। अब तीसरी बात अगर हम चेक करते हैं, यानी कि f of a is equals to f of b आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो f of a कितना है आपका 1, तो f of 1 कितना है 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, ठीक। और f of 2 अगर हम निकाल लें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 1 3। तो क्लियरली f of 1 इज नॉट इक्वल्स टू f of 1 0, f of 2 3 है, तो f of 1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट f of 2, ठीक है। तो f of 1 f of 2 डज नॉट कोइंसाइड। तो ये तीसरी जो बात है, ओके, जो तीसरी बात है वो आपकी ट्रू नहीं हुई, ओके। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखिए, f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। अब तो ये तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। कैसे इजी हो गया, ध्यान से चेक करिए, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, और आपको तो पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। तो इसकी डोमेन दी हुई है क्लोज इंटरवल 1 to 2, तो ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। और इतना तो अनुभव होगा ही आपको कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा इस
ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप यही लिखोगे यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखी बिकॉज एग्जाम में आपको थ्योरी भी लिखनी होती है, ठीक है। तो यही रीजन है मैंने थ्योरी पहले लिख ली। कैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्जाम में लिखेंगे इट इज एविडेंट दैट एफ मतलब फंक्शन एफ बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होने के कारण इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल एंड इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 1, 2। ये बात तो हो गई, यानी कि ये दोनों बातें तो सेटिस्फाई हो गई। चलो अब तीसरी बात अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो तीसरी बात एफ ऑफ ए कितना है यहाँ पर 1, तो एफ ऑफ 1 अगर निकालोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0 आ गया। और एफ ऑफ 2 अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 - 1 3 आ गया। तो क्लियरली एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, क्योंकि एफ ऑफ 1 0 था, एफ ऑफ 2 3 था। तो वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 डू नॉट कोइंसाइड, ओके, ये वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो ये तीसरी बात तो फेल हो गई, यानी कि रोल्स थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती है, करेक्ट। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बात समझिए, क्या रोल्स थ्योरम अगर यहाँ वेरीफाई नहीं होती है तो आप एग्जाम में ऐसे करके लिखेंगे, इट इज ऑब्जर्व दैट एफ डज नॉट सेटिस्फाई आ कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पर। आ कंडीशन क्यों लिखा है, सुनो, एक कंडीशन, तीनों में से एक कंडीशन नहीं वेरीफाई हो पा रही है, कौन सी, ये थर्ड वाली, ठीक। अगर तीनों ही नहीं वेरीफाई हो रही होंगी एग्जाम में, मतलब तीनों ही एप्लीकेबल नहीं हो पा रही होंगी, तो आप ऑल लिखोगे यहाँ पर, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हो रहा था। तो इट इज ऑब्जर्व दैट एफ डज नॉट सेटिस्फाई ऑल या आ एक कंडीशन, अगर 2 नहीं सेटिस्फाई हो रही तो 2 लिखेंगे, वैसे 2 कभी होता नहीं, या तो एक कंडीशन लास्ट वाली नहीं सेटिस्फाई हो रही या तो तीनों ही नहीं हो रही होंगी, ओके। तो इट इज ऑब्जर्व दैट फंक्शन एफ डज नॉट सेटिस्फाई अ कंडीशन ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है। हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम का ये मतलब है, जब आपने एनसीईआरटी में पढ़ा तो हमने आपको दिखाया था कि इसका प्रूफ नहीं कराया एनसीईआरटी ने, प्रूफ हमारे सिलेबस में है भी नहीं है, स्पेशली मेंशन है। तो एक तरीके की हाइपोथेसिस है, एक तरीके की सोच है, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है। यही रीज़न है हमने यहाँ हाइपोथेसिस शब्द का यूज़ किया है, एक परिकल्पना, इसका मतलब होता है परिकल्पना हाइपोथेसिस का मतलब, ठीक है। तो एक जो कल्पना है रोल्स की वो हमने यहाँ पर यूज़ करी। यही रीज़न हमने लिखा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट एफ डज नॉट सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ रोल थ्योरम, हेंस रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल। ऐसे करके एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। अब बात करते हैं क्या कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है। तो सुनो एक बात सुनो, कन्वर्स में अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, कन्वर्स की बात करते हैं। तो सुनो, कन्वर्स में अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए कि कोई पॉइंट आपको C मिल जाए, कहाँ, ओपन इंटरवल A, B में। आइए जरा चेक करते हैं। सबसे पहले हमने f डैश ऑफ x निकाला, कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करो, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और -1 का कितना हो जाएगा 0। अब इसको उठा के 0 के इक्वल रख दो, मतलब सपोज कोई पॉइंट C है, लेट कि कोई पॉइंट C एग्जिस्ट करता है इस ओपन इंटरवल में, जिसके लिए f डैश ऑफ C कितना हो जाए 0, मतलब f डैश ऑफ C कितना हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। यानी कि 2 × C क्या हो जाए 0, तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। भैया चेक करो, C जो है वो बिलोंग ही नहीं करता है इस ओपन इंटरवल को, क्योंकि C मेरा 0 आया है और 0, 1 और 2 के बीच में थोड़ी ना आता है। तो सुनो एक बात बताएं, C आपको इसीलिए तो नहीं मिला, मैं कन्वर्स चेक करने जा रहा था, मुझे लगा ऐसा कि हाँ भाई शायद कोई C ऐसा मिल जाए मुझे जो इस ओपन इंटरवल में आता हो, तो मैं ये बोल दूंगा कि हाँ भाई C तो मिल रहा है, लेकिन ये वाली कंडीशन, थर्ड कंडीशन ट्रू नहीं है, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन क्या हुआ कि C ही नहीं मिला इस ओपन इंटरवल में, कि जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ C 0। पता है क्यों नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि क्योंकि रोल्स थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं थी, और जो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं तो आपको C कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो कन्वर्स में चेक करने चला था, लेकिन कुछ बात मेरी बन नहीं पाई, तो छोड़ो। यहाँ पे हम कन्वर्स के बारे में यही कुछ कमेंट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, बाकी 2 में हमने किया, दैट इज़ इनफ। अब देखिए, अब बात करते हैं क्या कि क्या इसमें MVT लग सकती है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम जाएं तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ MVT, तो MVT नहीं लिख सकती। अब आप समझ गए होंगे क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि देखिए ये कॉन्टिन्यूस तो है, अच्छा ठीक इसकी MVT जो है चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हैं, ओके। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर इसकी अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज़ नहीं था, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड वाले का। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मतलब हम डायरेक्टली उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल पाते हैं, तो उसको हम चेक करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 को सॉल्व करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में MVT एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा। चेक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखिए MVT क्या कहती थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल हो, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो हो गया, ये तो हमने आपको दिखाया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या कोई C ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए f डैश ऑफ C इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a होता हो, ठीक है। तो पहले इतना नोट करिए, फिर मैं आपको कराता हूँ। तो स्टूडेंट्स MVT की एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए ये 2 बातें तो उसकी सही है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है।
कॉन्टिन्यूस इस क्लोज इंटरवल में और इस ओपन इंटरवल में ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो अकॉर्डिंग टू अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती थी, और एक चीज़ और देखी थी आपने यहाँ पे f(1) इज नॉट इक्वल्स टू f(2) था, याद करिए भाई, ये रहा a आपका और ये रहा b, और हमने आपको पढ़ाते टाइम बताया था जब f(a) इज नॉट इक्वल्स टू f(b) आए तो वहाँ MVT लगने की संभावना होती, वो हम चेक करेंगे लगेगा कि नहीं लगेगा। ओके, तो आइए चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे f(a) कितना आया है, 0, यही f(a) है क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये f(a) है आपने निकाला था, और ये f(b) है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू MVT देयर एग्जिस्ट c, मतलब कोई c एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू व्हाट मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू व्हाट, ओपन इंटरवल 1 to 2 सच दैट क्या हो जाए कि f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इक्वल होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले f डैश ऑफ c निकालते हैं, तो इसके लिए आपको f डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा पहले। f डैश ऑफ x कितना आ जाएगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और 1 का हो जाएगा 0, और f डैश ऑफ c निकालोगे तो x की जगह c पुट कर दो, ये आ गया 2c, ठीक। तो यानी कि क्या किया हमने यहाँ पर, f डैश ऑफ c की जगह हमने 2c पुट किया इज इक्वल्स टू f ऑफ b कितना है, f ऑफ b कितना है 3a, माइनस f ऑफ a कितना है, f ऑफ a आपका 0 है, अपॉन b माइनस a, b कितना है 2 माइनस 1, क्योंकि a कितना है 1, तो हो जाएगा हमारे पास क्या 2c, दिस इम्प्लाइज कि 2c इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0 कितना होता है 3, अपॉन 2 माइनस 1 होता है, यानी कि 3/1, इधर आ जाएगा 3। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू आ गई 1.5, 3/2 1.5 होता है। और ध्यान से चेक करिए ये जो c आया है 1.5 क्या इस ओपन इंटरवल में नहीं आता है भाई, 1 और 2 के बीच में ही तो कहीं ना कहीं 1.5 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने देखा क्या कि MVT यहाँ एप्लीकेबल हो गई। क्यों हो गई भाई, क्योंकि देखो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी था क्लोज इंटरवल 1,2 में, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी था ओपन इंटरवल 1,2 में, और इस फंक्शन के लिए जब आपने ये लगाया, यानी कि f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ओके, तो c की एक ऐसी वैल्यू आ गई जो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करती है, ओके। अगर मान लीजिए इन केस बच्चों c की वैल्यू 5 आ जाती सॉल्व करते करते, मान लो, ठीक है, तो c की वैल्यू तो आती, लेकिन वो इस ओपन इंटरवल को बिलोंग नहीं करती 1,2 को, क्योंकि 1,2 के बीच में 5 थोड़ी ना आता, तब MVT एप्लीकेबल नहीं होती। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये पूरी आपकी कहानी है। तो अब हम फाइनली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फंक्शन सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ द रोल्स की जगह आप क्या कर दोगे, मीन वैल्यू थ्योरम, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट हटा देंगे, इज एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 1 to 2, ऐसे करके एग्जाम में करेंगे, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन f है, अब फंक्शन क्या है, ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी, लेकिन बता रहे हैं कि फंक्शन मैप कर रहा है -5 to 5 क्लोज इंटरवल से सेट ऑफ रियल नंबर पे। कह रहा है कि दिस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। सुनो बच्चों, सुनो एक बात बताऊं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो पक्का कॉन्टिन्यूअस होता है। सुन लो, अगर कोई फंक्शन, ये मैं पहले बता चुका हूँ, अगर कोई फंक्शन किसी डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है ना, तो वो पक्का क्या होता है, उसी डोमेन में वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है। बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू, मतलब कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन किसी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और कभी कभी वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। आइए आपको एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास मॉड ऑफ एक्स है, ये फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस फंक्शन को देखिए जनाब, ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। अब ये आपका x डैश है और ये क्या आपका y डैश है। तो इस फंक्शन को यदि आप ध्यान से देखें बच्चों, तो ये फंक्न कॉन्टिन्यूअस तो है, बिकॉज इसको बनाने के लिए हमें कभी मार्कर नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, बट ये x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल तो नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब जो कॉन्टिन्यूअस होता है जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो भी सकता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। अब ये चेक करो, ये इस ओपन इंटरवल a to b में, ठीक है, चेक करो, ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या, आप हर एक पॉइंट पे
टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं? यस। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका कुछ डिफरेंट स्लोप आएगा, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका कुछ डिफरेंट स्लोप आएगा, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका कुछ डिफरेंट स्लोप आएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए कि हम अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए डिफरेंशिएबल होने का मतलब है, इसी कर्व को आप देख लो, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबल है अगर हर एक पॉइंट पे तो उसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो जैसे कोई ग्राफ है, अब ये डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे, मतलब हर एक पॉइंट पे, ये देखिए ओपन इंटरवल ए से लेके बी तक के बीच में हर एक पॉइंट पे आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपके द्वारा निकाला जाना संभव है यहाँ पे। ठीक है भाई, देखिए ना, मान लीजिए कि ये यहाँ से ब्रेक होता है ऐसे करके, ये ऐसे होता, ये ऐसा ग्राफ होता। ठीक, तो ध्यान से चेक करो कि जब आप यहाँ तक पहुँचते तो हर एक पॉइंट पे आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते, लेकिन आप यहाँ पहुँचते तो यहाँ तो आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते थे ना एंड पॉइंट पे इस पे, तो ये ब्रेक है। अगर ब्रेक नहीं होगा तो पक्का हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ए और बी के बीच में आप कुछ भी एक्स लो, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है इस कर्व पे, और टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकाला जा सकता है। और टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकालना ही तो क्या कहलाता है, डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा। ठीक, इसी बात का यूज करते हुए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। देखिए जैसे ही उसने बोल दिया क्या कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तुरंत मेरे दिमाग में आ गया क्या कि भाई अगर ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो सबसे पहली लाइन मैंने यहाँ पर लिखी, सिंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें पता है कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, तो वी ऑब्टेन टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल। ठीक है, इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और दूसरी कंडीशन की फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन दिस ओपन इंटरवल। बात समझ में आई? समझ गए होगे अब तक। ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों कंडीशन मिल गई, कि कॉन्टिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब ये हो गया, लेकिन आगे वो क्या कहता है, आगे कहता है एंड इफ f dash of x does not vanish anywhere। ध्यान से चेक करिए, if f dash of x does not vanish anywhere, इसका क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि f dash of x ना कभी भी वैनिश नहीं होगा, का मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब f dash of x can't be equal to zero for all x belongs to the open interval -5 से 5। बात समझिए, एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी की हम कभी बात नहीं करते हैं ना, ये तो आपको पता है। तो सुनो, -5 से 5 के बीच में आप कोई भी x ले लो, कोई भी x ले लो, कुछ x का कुछ भी वैल्यू ले लो, ये जो f डैश ऑफ x है ये कभी वैनिश ही नहीं होता है, मतलब इसका कभी वैल्यू जीरो ही नहीं आता है। मतलब समझो, ग्राफ तो इस फंक्शन का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मान लीजिए कि आपका ग्राफ ऐसे, ये कुछ ऐसे ग्राफ, ठीक है, तो यहाँ कहीं -5 आएगा और यहाँ कहीं क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यहाँ 0 है अगर, तो यहाँ कहीं -5, यहाँ कहीं 5 आएगा। चलो ठीक, तो ध्यान से चेक करिए कि एक पॉइंट आपको यहाँ पे ऐसा मिल रहा है जहाँ पे हमने ये देखिए क्या निकाला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाला। तो ये जो टेंजेंट x एक्सिस से पैरेलल आ रहा है, मतलब f डैश ऑफ x क्या है, 0 है। लेकिन वो कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, मतलब इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ये देखो, अब पता नहीं कैसा ग्राफ है, फंक्शन ही नहीं पता है तो ग्राफ कहाँ से बताना है आपको, ये कुछ इस तरीके का। अब देखिए, ये रहा -5 और यहाँ कहीं +5। अब मुझे यहाँ पे बीच में कोई भी एक ऐसा पॉइंट सर्च करके दिखा दो जहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब जो टेंजेंट हो वो x एक्सिस से पैरेलल आएगा, कभी नहीं, क्योंकि ध्यान से करिए ये ऐसे, ये भी x एक्सिस से पैरेलल नहीं है, ये ऐसे। तो कितने भी पॉइंट आप यहाँ पे ले लो, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो x एक्सिस से पैरेलल नहीं आएगा। यही वो बात कहना चाहते हैं कि इस ओपन इंटरवल में कोई भी c ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है जहाँ पर f डैश ऑफ x आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि f डैश ऑफ x आपका कभी भी 0 नहीं होगा, या f डैश ऑफ c आपका कभी भी 0 नहीं होगा फॉर ऑल c बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -5 से 5। ये बात कहते हैं। तो कह रहे हैं, फिर से पढ़ लीजिए, कह रहे हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला। कह रहे हैं कि f डैश ऑफ x डज नॉट वैनिश एनीवेयर, प्रूव दैट f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 5। पता है, जब इसने बोल दिया कि f डैश ऑफ x डज नॉट वैनिश एनीवेयर, मतलब f डैश ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं है, मैं तुरंत समझ गया कि जब f डैश ऑफ x 0 होता ही नहीं है तो रोल्स थ्योरम तो लगेगी नहीं है, क्योंकि रोल्स थ्योरम तब एप्लीकेबल होती थी, मतलब उसका रिजल्ट क्या आता था, f डैश ऑफ c 0 होता था, और मेरा तो f डैश ऑफ c यहाँ 0 है ही नहीं, मतलब MVT लगाने की संभावना है, तो मैंने क्या किया, मैंने यही बात यहाँ लिखी क्या कि देयरफॉर बाय MVT देयर एग्जिस्ट c, कोई c ऐसा एग्जिस्ट करता होगा इस ओपन इंटरवल -5 से 5 में, सच दैट कि ये वाला फॉर्मूला ट्रू होता होगा, मतलब f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a। बात समझ में आई कि नहीं? अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, यहाँ पर a कितना है, a कितना है यहाँ पर, a है आपका -5, ठीक है, और b कितना है यहाँ,
b है आपका 5, रख दो यहाँ ले जाके, तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ c, और c क्या है, c इस ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, तो एफ ऑफ b आइए जरा निकाल लेते हैं फटाफट। तो एफ ऑफ b का मतलब, हाँ एफ ऑफ बी का मतलब हो जाएगा, एफ ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी हुई है तो बस यहाँ पे बी की जगह आप 5 पुट कर दीजिए, एफ ऑफ 5 हो गया, माइनस एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, एफ ऑफ -5 और डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, बी कितना है 5 माइनस ए की वैल्यू खुद ही -5 है तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा। ओके, तो यहाँ से हो गया एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 और डिवाइडेड बाय 5 माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट, ध्यान दें, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ये मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, ओके, और लेफ्ट हैंड साइड भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू एफ डैश ऑफ सी हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू एफ डैश ऑफ सी। यहाँ 10 से 10 कट गया, तो आपके पास आ क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपके पास आ रहा है एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5। अब मैं राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख लूँगा तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ गया, 10 टाइम्स एफ डैश ऑफ सी के इक्वल आ गया कि नहीं। सुनो, अब मेरी बात सुनो, उन्होंने क्या बोला था, एफ डैश, उन्होंने बोला था एफ ऑफ -5 नहीं आना चाहिए, किसके इक्वल, एफ ऑफ 5 के इक्वल। सुनो मेरी बात, अगर क्या होता, मान लो कि अगर ऐसा हो जाता, क्या, एफ ऑफ -5 माइनस एफ ऑफ 5, मान लो अगर ये 0 के इक्वल हो जाए, एफ ऑफ -5, अरे कोई वैल्यू होगी ना यार, एफ ऑफ -5 माइनस एफ ऑफ 5 अगर 0 के इक्वल हो जाए तो इसको इधर भेज दोगे। अरे यार देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा होता y2 माइनस y1, तो तुम y1 को उधर भेज देते ना, तो y2 क्या है तुम्हारा, y1, तो वही चीज़ तो कर रहा हूँ यार, ये y2 है और ये y1 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 5। मतलब अगर ये डिफरेंस एफ ऑफ -5 एफ ऑफ और माइनस एफ ऑफ -5 और एफ ऑफ 5 का डिफरेंस अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तब इक्वल होंगे दोनों, नहीं तो नहीं होंगे। तो ध्यान से चेक करो भैया, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 ये 0 थोड़ी ना है, ये क्यों नहीं है 0, इसलिए नहीं 0 है क्योंकि ध्यान से चेक करिए कि एफ डैश ऑफ सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, एफ डैश ऑफ सी 0 के इक्वल नहीं था क्योंकि ये फंक्शन जो था वो कहीं इसका डेरिवेटिव कहीं वैनिश नहीं होता है, यानी कि इसका डेरिवेटिव किसी पॉइंट सी पे 0 नहीं होता है। इस ओपन इंटरवल में अगर आप कोई भी सी चूज करो तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं होता है, तो एफ डैश ऑफ सी इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, तो 10 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से राइट में, 0 इंटू 10 वापस 0 आ जाएगा, तो 10 एफ डैश ऑफ सी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अरे सीधी सी बात है यार, अगर 5 0 नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 50 भी तो 0 नहीं होगा, है ना। तो अगर कोई क्वांटिटी 0 के इक्वल नहीं है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी 0 के इक्वल नहीं होगी, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है भैया तो ये इसके इक्वल था तो ये भी तो 0 नहीं होगा। इसका मतलब एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। बात समझ में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब रीज़न आप लिखोगे जो मैंने लिखा है। और अगर एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम एक काम करते हैं, देखो जरा, नाउ एडिंग, ध्यान से सुनिए, एडिंग व्हाट, एडिंग एफ ऑफ -5 बोथ साइड। तो हमने राइट हैंड साइड भी एफ ऑफ 5 ऐड किया और हमने लेफ्ट हैंड साइड भी एफ ऑफ 5 ऐड किया। ऐसा करने से, सॉरी एफ ऑफ 5 नहीं, एफ ऑफ -5 ऐड करिए। तो एफ ऑफ -5 हमने लेफ्ट में भी ऐड किया और एफ ऑफ -5 हमने राइट में भी ऐड किया। अब आप ध्यान से चेक करिए, एफ ऑफ -5 और एफ ऑफ -5, ये एफ ऑफ -5 नेगेटिव और ये एफ ऑफ -5 पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ गया एफ ऑफ 5 बचा इज नॉट इक्वल्स टू 0 प्लस समथिंग, यही आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ -5, ठीक। तो एफ ऑफ 5 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ -5। तो ये बात समझ में, कुछ बच्चे बोलेंगे ये सब क्या ऐड कर रहे हो, अरे यार सिंपल चेक करो ना कि अगर तुम्हारे पास y2 माइनस y1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो y1 तुम बोथ साइड ऐड नहीं कर सकते हो, बताओ। y1 लेफ्ट में y1 राइट में, तो y1 से y1 कट नहीं जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस y1 इज नॉट इक्वल्स टू y2, ऐसा कुछ, ठीक है। और जिनको फिर नहीं समझ आ रहा तुम इसको उधर भेज दो यार, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे सोच लो, बीच में नॉट इक्वल टू लगा दो, खत्म कहानी। ओके चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई एफ ऑफ 5 कभी भी एफ ऑफ -5 के इक्वल नहीं होगा। ये देखो, अरे यहाँ माइनस, अब इसको पलट दो, अगर ये इसके इक्वल नहीं तो ये इसके इक्वल भी नहीं होगा, यानी कि एफ ऑफ -5 ऐसा लगाना था, इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 5, करेक्ट, कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अगर हम डिस्कस करें, आप ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 5, मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, मतलब यही तो एंड पॉइंट्स थे -5 और 5, यानी कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी आ रहा है। और याद करिए जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं आता था तभी तो हम एमबीटी लगाते थे, रोल्स तो फेल हो गई तभी एमबीटी लगी हुई है यहाँ, इसीलिए तो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी आ रहा है। तो ऐसा कुछ है, शायद आप फील कर पाओ। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
verify mean value theorem if f of x is equals to x square minus 4x minus 3 in the in the closed interval a comma b where a is equals to 1 and b is equals to 4। यानी कि आपको इंटरवल दिया हुआ है, a की वैल्यू 1 रखो और b की वैल्यू 4, तो ये क्लोज इंटरवल में आपको MVT वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप लिखोगे क्या कि दिस फंक्शन बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन, ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद लिख लीजिएगा। तो ये फंक्शन क्या होगा, इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और कारण क्या लिखोगे, बीइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। कारण लिखना ना भूलिएगा, पिछले बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, वरना मार्क्स कट जाएंगे। f इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल 1,4। चलो, और दूसरी बात कि f इज व्हाट, f इज डिफरेंशिएबल। f डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल 1,4 में। इतना तो आपको अनुभव होगा, नहीं अनुभव है तो आप देख लीजिए। देखिए, अगर आप यहाँ से निकालेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 4x का हो जाएगा 4 और 3 का हो गया 0। अब भैया चेक करो, सुनो, यहाँ पर आप x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4 के बीच में नंबर लाइन पे कोई भी नंबर, इसमें आप कोई भी रियल नंबर रखो, ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। यानी कि जो डेरिवेटिव हमारा डिफाइंड है इस ओपन इंटरवल में, इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल में। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब तीसरी बात कि हमको क्या फाइंड करना है, हमको f ऑफ a निकालना है, यानी कि f ऑफ 1 निकालना है। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 4 और माइनस 3, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 होता है, और माइनस 3 माइनस 6 आ गया। और f ऑफ 2 नहीं 4, f ऑफ 4 अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा। एक्चुअल में ये जो f ऑफ 1 निकाल रहा हूँ ये क्या है, f ऑफ a ही तो है, और ये जो f ऑफ 4 निकाल रहा हूँ ये f ऑफ b ही तो है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 माइनस 4 इंटू x का वैल्यू 4 4 जा 16 माइनस 3, 16 से 16 गया और ये आ गया आपके पास माइनस 3। क्लियरली व्हाट, क्लियरली f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ 4। और जब f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b है तो MVT लगाने की संभावना होती है, ठीक है। चलो, तो बहरहाल MVT में हमें ये पढ़ाया गया था कि ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हो गई। ये तो हमने ऐसे ही बस निकाल लिया, इसका कोई ज़रूरत अभी नहीं था। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो देयर एग्जिस्ट या वी विल चेक whether there exist any c in the open interval 1,4 such that क्या हो जाए, f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a। सुनो मेरी बात, हम ये चेक करने जा रहे हैं कि भैया क्या कोई c इस ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर c हमको मिला, देखो c तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन मिलना कहाँ चाहिए, इस ओपन इंटरवल में। पता लगा c की वैल्यू 6 आ गई, मान लो c की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो 6 तो भैया 4 से बाहर हो गया, या माइनस में आ गई c की वैल्यू 0 आ गई, मान लो, तो 0 तो 1 के लेफ्ट में हो गया। तो इस ओपन इंटरवल से बाहर नहीं जाना चाहिए c का वैल्यू। अगर c का वैल्यू इस ओपन इंटरवल से बाहर आ गया तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी, मतलब एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी वहाँ। अच्छा, उसने बोल दिया कि भाई वेरीफाई करो, तो इसका मतलब पक्का MVT लगेगी, मतलब c की एक ऐसी वैल्यू आएगी जो इस ओपन इंटरवल में लाई करती हो, तो वही हमें निकाल के दिखाना है, तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक बात बताइए, f डैश ऑफ x इतना आया था, तो f डैश ऑफ c कितना हो जाएगा, बोलो, x की जगह c रख दो, ये ठीक। तो हमने क्या किया, हमने f डैश ऑफ c की जगह कितना रखा, 2c माइनस 4, और हमने बोल दिया कि भाई c यहाँ पे बिलोंग करता है, ये हम चेक करने जा रहे हैं इस ओपन इंटरवल में। f ऑफ b कितना आया है, f ऑफ b अभी निकाला था मैंने, -3 माइनस f ऑफ a कितना है, -6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय b माइनस a। b कितना है आपका, b है 4 और माइनस a कितना है 1। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास कितना, यहाँ पे करता हूँ, देखो ये हो जाएगा आपके पास 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ से आ गया 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू, देखिए -3 + 6 3 होता है, और 3/3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में 1 बच गया, 4 को उधर भेज दो, तो 2c इज इक्वल्स टू 4 उधर जाके पॉजिटिव, तो 4 + 1 5, c की वैल्यू 5/2, 5/2 क्या होता है 2.5, तो c की वैल्यू 2.5 आ गई। अब क्या आपको नहीं पता 2.5 1 और 4 के बीच में लाई करता है, यस, तो 2.5 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1,4, हेंस हम क्या बोलेंगे, द मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द गिवन
फंक्शन। ओके, तो कर लीजिए इसको आप 2.5 की जगह 5/2 भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपकी बुक में क्या मतलब जो लिखना हो लिख लो यार, क्या करना, 5/2 जो है वही तो 2.5 है, कर लीजिए। स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि वेरीफाई एमवीटी फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x³ - 5x² - 3x इन द इंटरवल a, b, जहाँ पर a कितना है 1 और b कितना है 3। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसका अगर आप कहीं सॉल्यूशन देखोगे तो आपको कंफ्यूज कर देगा, पता है क्यों? क्योंकि आगे जो लिखा हुआ ना, फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1, 3 फॉर विच f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, ये पार्ट 2 है, इसको आप छोड़ो अभी, इस पर भी हम बात करेंगे, रुक जाइए। पहले आप सिर्फ इतना करिए कि वेरीफाई एमवीटी फॉर द गिवन फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल 1, 3, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 और b की वैल्यू 3, तो इस क्लोज इंटरवल में पहले आप एमवीटी वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या कि बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये चेक करो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन होने के कारण ये कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक। तो कारण आप लिख लीजिएगा, तो f इज व्हाट कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल 1, 3, ये बात हो गई। फिर दूसरा कि f इज डिफरेंशिएबल, f जो है वो आपका डिफरेंशिएबल भी है इन द ओपन इंटरवल 1, 3, ठीक है। क्योंकि भाई इतना तो आपको अनुभव होगा, चेक करो ना यहाँ से, f डैश ऑफ x अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x का क्यूब का डेरिवेटिव 3x² और माइनस 5x² का कितना हो जाएगा 10x और माइनस 3x का कितना हो जाएगा 3। तो ये चेक करिए, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1, 3, इस ओपन इंटरवल में ये हमेशा x की कोई भी वैल्यू आप लेके यहाँ पे पुट करोगे तो ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया f डैश ऑफ x ये डिफाइंड है, ये कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। आप इस ओपन इंटरवल में कोई भी वैल्यू लेके यहाँ पे चेक कर लो, मतलब ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल में। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अगर हम f ऑफ 1 निकालें तो कितना आ जाएगा, f ऑफ 1 निकालने का मतलब आप क्या निकाल रहे हो, f ऑफ a निकाल रहे हो, तो f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ 1, तो x की जगह 1 रखो, तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3x, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 5 और माइनस 3, और x की वैल्यू आपको क्या रखनी है 1, तो 1 का क्यूब 1, 5 इंटू 1 1, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 5 कितना होता है आपका -4 -4 -3 -7, करेक्ट, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर f ऑफ b, तो f ऑफ b का मतलब आपको क्या निकालना है, f ऑफ 3 निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे, 3 का क्यूब 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 5 9 45 और माइनस 3 इंटू 3 3 कितना हो गया, 3 3 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 27 और माइनस, देखो माइनस प्लस ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा भाई, जोड़ लो यार 54, ठीक है। तो -54 इज इक्वल्स टू -27 आ गया यहाँ पे, करेक्ट। नाउ अब आप क्लियरली देख सकते हो कि f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b, f ऑफ a -7 f ऑफ b -27, तो एमवीटी यहाँ लग सकती है और लगाएंगे वेरीफाई तो करने के लिए उसमें बोला ये, ठीक। तो वी विल check whether any c belongs to the open interval 1, 3 exist। हम ये चेक करेंगे कि कोई c इस ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करता है कि सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब सच दैट कि f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a, ऐसा हो जाए। अब f डैश ऑफ c क्या हो जाएगा, चेक करो, यहीं से कर सकते हो आप। f डैश ऑफ x तो आपने निकाला था, तो f डैश ऑफ c कितना हो जाएगा, x की जगह c रख दो, यानी कि 3c² माइनस 10c और माइनस 3, करेक्ट। तो f डैश ऑफ c जो है हमारा कितना है, रख देते हैं 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल्स टू f ऑफ b आपने शायद निकाला है कहीं पे -27, ठीक है, और माइनस f ऑफ a कितना है -7, तो f ऑफ a -7 है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ गया +7 बाय b माइनस a, b कितना है आपका 3, ओके, b कितना है 3 और a कितना है 1, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें -27 + 7 कितना होता है 20 माइनस का, तो -20 अपॉन में 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, राइट हैंड साइड -10 बच गया हमारे पास, ठीक है। तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 और -10 को लेफ्ट में लेके आओगे तो +10 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा 3c² माइनस 10c और यहाँ हो जाएगा +7 इज इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करिए, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 ज़ा
21c² आ जाएगा। तो मिडिल वाले टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाए और एडिशन पर -10। तो बहुत ईजी है, 3c² -7c और -3c और +7 = 0। यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग c, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 3c - 7, 3c - 7 और माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा 3c - 7 = 0। तो फैक्टर आ जाएंगे आपके पास क्या, c - 1 कहाँ करूँ, यहाँ पे करता हूँ, c - 1 और दूसरा आ जाएगा आपके पास कितना 3c - 7। तो इसका प्रोडक्ट कितना है, 0 है। अब या तो ये 0 होगा या तो यहाँ से c कितना आ जाएगा 1 और यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी 7/3। ओके, अब मुझे ये बताओ क्या c = 1 आप ले सकते हो, नहीं, क्योंकि आप जो c को चेक कर रहे थे, ये जो c होता था ये ओपन इंटरवल में होता था और ओपन इंटरवल में 1 को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो c की वैल्यू 1 आई है तो 1 तो डज नॉट बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 to 3, बट आपका ये जो है 7/3, तो 7/3 तो बच्चों बिलोंग करता है इस ओपन इंटरवल में। क्यों, 7/3 का क्या मतलब होता है, डिवाइड करो 7 को 3 से करो, कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा और 2 पॉइंट समथिंग 1 और 3 के बीच में आता है। इसका मतलब कि हमको एक पॉइंट ऐसा मिल गया c = 7/3 जो कि इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, हेंस MVT इज वेरीफाइड। तो मीन वैल्यू थ्योरम तो यहाँ पे क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका पार्ट 2, ठीक है। देखिए बच्चों, पार्ट 2 के लिए उन्होंने आपको क्या बोला है कि फाइंड ऑल c, कह रहे हैं कि सभी c इस ओपन इंटरवल में फाइंड करिए, जिसके लिए ये f' कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो जब इन्होंने ऐसा बोल दिया तो तो क्या होगा, देखो एक बात बताऊं, सुनो मेरी बात, पता है क्या, आप देखिएगा अभी, आप सॉल्व करिएगा, आपको कोई c ऐसा मिलेगा ही नहीं, ये पार्ट 2 में आपको कोई c ऐसा, नो c एग्जिस्ट, कोई c ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसके लिए f' 0 हो जाए। पता है क्यों, सोचो, ये बात बताओ, f' 0 कब होता, तब होता जब रोल्स थ्योरम लग रही होती। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं थी भैया यहाँ, क्यों, क्योंकि f(a) = f(b) कहाँ आया था, चेक करो, f(a) कितना था, -7 था और f(b) कितना था, -27 था और f(a) ≠ f(b), मतलब रोल्स थ्योरम ही नहीं लग पाई। तो इस ओपन इंटरवल में कोई भी c एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा जिसके लिए f' कितना हो जाए, 0। फिर भी आइए हम c को निकाल के देखते हैं। कई सारी जगह आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो c की वैल्यू 7/3 करके ही छोड़ दिया, नहीं, पार्ट 2 को भी तो देखो, पार्ट 2 भी तो कुछ पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करें, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो इतना कॉपी कर लेना आप, वीडियो रिवर्स करके। हाँ देखिए बच्चों, ये जो f' अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने हमको क्या बोला है कि भाई हम ये चेक करने जा रहे हैं, हम अब क्या चेक करने जा रहे हैं, कि इफ चेक whether there exists any c belongs to the open interval 1, 3 for which, पार्ट 2 कर रहा हूँ ये, for which f' is equals to 0। तो हम क्या करेंगे, ये जो f' हमने निकाला है इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, चलो। तो यानी कि 3c² - 10c - 3 इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब चेक करो, मेरे ख्याल से तो ये स्प्लिट होगा नहीं, है ना, नहीं होगा क्योंकि -9 हो जाएगा, इसको उससे करो -9 हो जाएगा, तो -9 और × 1, लेकिन हम ऐड करेंगे तो नहीं होगा। तो आप इसको किससे निकालो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। तो इसको आप कंपेयर करो किससे, ax² + bx + c = 0 से। तो x की वैल्यू क्या होती थी, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a से, करेक्ट। तो यहाँ हमारे x की जगह हमको c अननोन है, तो c = -b। b क्या होता है, चेक करो, x का कोफिशिएंट मतलब c का कोफिशिएंट कितना, -10, तो -10 और +- b² - 4ac, b कितना आपका -10 का स्क्वायर 100, तो b² - 4 × a × c, तो 4 × a × c यानी कि 4 × a कितना है 3 और c कितना है, c कॉन्स्टेंट टर्म कितना है -3। ओके, ये वाला c मत ले लेना यार, कंफ्यूज मत हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इतना तो आता होगा, ठीक है। 4 × 12 12 -36 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -36 और डिवाइडेड बाय 2 × a कितना है, x² का कोफिशिएंट a होता है, c² का कोफिशिएंट a, यानी कि 2 × a 2 × 3 6 आ जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू आ जाएगी कितनी, +10 प्लस लगेगा नहीं और ±√136 क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा और अपॉन में कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है।
अब क्या कर सकते हैं हम लोग, रूट 136, तो भैया ये परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं किसी नंबर का, तो एक काम करते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 136 अगर मैं निकाल रहा हूँ 11.66 आ रहा है अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स वैल्यू हम ले लेते हैं। तो 136 का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो 11.66 है। अब इसको हम यहाँ रखते हैं तो c कितना आ जाएगा, देखिए 10 प्लस माइनस रूट ओवर 136 कितना आ रहा है 11.66 अप्रॉक्स में, और अपॉन में 6। अब एक बार पॉजिटिव लोगे एक बार नेगेटिव, तो c की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो c इज इक्वल्स टू 10 और प्लस 11.66 बाय 6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 प्लस 10 कितना होता है 21.66, और भैया 21.66 डिवाइडेड बाय अगर 6 आप करोगे, ठीक है, ये सब आपका काम है। 21.66 डिवाइडेड बाय 6 अगर आप करोगे आपको अप्रॉक्स में मिलेगा कितना 3.61, तो आपको c की वैल्यू कितनी मिल गई 3.61, और ध्यान से चेक करिए 3.61 तो इस ओपन इंटरवल में आता ही नहीं है, 3.61 तो इससे बाहर निकल जाएगा 3 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि बट व्हाट 3.61 does not belongs to the open interval 1,3, करेक्ट। एक तो ये बात हो गई। अब c की दूसरी वैल्यू निकालिए, तो c इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस ले लेंगे अब, तो 10 माइनस 11.66 बाय 6। अब इतना तो आपको पता होगा, इसका आंसर आएगा माइनस में, यानी कि माइनस 1.66 और बाय 6। अब ये कुछ भी हो सॉल्व नहीं करना है इसको, ये आ तो नेगेटिव गया, यानी कि लेस देन क्या हो गया 0, और अगर ये लेस देन 0 है यानी कि माइनस 1.66 डिवाइडेड बाय 6 अगर लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो भैया ये तो 1 के पीछे चला गया, यानी कि ये ओपन इंटरवल में नहीं आता है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1,3। बात समझ में आई? तो हम क्या लिखेंगे फाइनली पार्ट 2 के लिए कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ c exist in this open interval 1,3 for which f dash of c is equals to 0। ऐसा कोई c एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसके लिए f dash of c कितना हो जाए 0 हो जाए। और इसका कारण मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, इसका कारण ये है कि जब ये दोनों बातें तो ट्रू हो गई थी, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल था ये गिवन इंटरवल में, ठीक है, बट f of a इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट f of b, ऐसा नहीं आया तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई ही नहीं हो सकती। तो पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम में इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। पता है आप ये उसको बोल दो एग्जाम में क्या कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, बट f of a इज नॉट इक्वल्स टू f of b, इसलिए रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करेगी। और जब रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो इस ओपन इंटरवल में, क्योंकि रोल्स थ्योरम अगर एग्जिस्ट करती तब तो f dash of c 0 होता किसी c के लिए इस ओपन इंटरवल में, तो इसका मतलब कोई c आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये थर्ड कंडीशन रोल थ्योरम की लग ही नहीं रही। तो ऐसे करके कर लो, तो आप सिंपली लिख दो कि रोल्स थ्योरम नहीं वेरीफाई हो रही है यहाँ, नहीं एप्लीकेबल हो रही है यहाँ, इसलिए कोई सी एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा जिसके लिए f डैश ऑफ c कितना हो जाए 0। ऐसे कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने के बजाय, क्योंकि जो आपको पढ़ाया गया उसके बेसिस पे आप कर लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमने एक्सरसाइज 5.8 को फिनिश कर दिया है, और एंड स्क्रीन पे मिसलेनियस एग्जांपल्स एनसीईआरटी के विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 186 आ रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।